हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज अब अपन अपनी ऑडियो बुक रिच डैड पुअर डैड कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। अब हम लास्ट चैप्टर है, 8th चैप्टर है, 7th कंसेप्ट है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ यूज़ करना बेकार नहीं होता। सोशल मीडिया से आप कुछ चीज़ें सीख भी सकते हैं। तो जैसे इंस्टाग्राम हम स्क्रॉल करते हैं तो किस तरीके की फीड आपको आती है, उससे हेल्पफुल होती है। तो जैसे मेरे को एक फीड मिली अभी जो मैंने सेव कर ली। So I'll show it to you too. So this is how it goes. +1, which is you have to have relationships are based on what I call 3+1, which is you have to have, and it's the same list. That's the funny thing. You have to have intellectual compatibility, which is you teach and learn. You have to have emotional compatibility, where you're showing up to grow together, right? You can find vulnerability and hold space for each other. You have to have sexual compatibility, which I consider part of creativity. So creative and sexual which is not physical attraction. It's sexual attraction and like I said, creativity. And you can have a good relationship with 1.5 or 2 of those, but you can't have a great relationship without 3. Yes. Because they're not all on high at the same time. They go up and down, and they wax and wane, and so you need the others to hold the others up when one is down. That's a good point. Right? Yeah. That's why you need all 3. Because like I said, you can have a ton of fun with 1 or 2 of them. Yeah. But great requires all 3. And the +1 is circumstances. Like timing, Location. Like I've met people who are 3s, and they're married, they're kids, and they're happily married, and we look at each other and go, at a different time, it might have worked, but definitely not now. And we just smile and we go on. Or I met somebody who lives on the other side of the world, and I'm not moving, they're not moving, and you shrug and you go, his circumstances were different. And it's like, and you just, it's not a sad thing, it's a smile. Great relationships are based on what I call 3+1. So it's easy concept. Like whenever you're looking for someone, just make sure don't get into the sexual things first. Otherwise you end up stucking with that person. First get to know them. Don't indulge with them until you know them. That's what I've learned. So make sure you get your 3s, at least 2. Don't go below 2. But now we're gonna continue with our book, that is Rich Dad, Poor Dad. तो लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्रो। डेवलप करने का प्रोसेस है। ये ऐसी ताकतें हैं जिन्हें सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं। 1, मुझे हकीकत से बड़ा कारण चाहिए, आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, तो वे हाँ कहेंगे। पर फिर हकीकत हावी हो जाती है। ये सड़क बहुत लंबी नजर आती है और इस पर बहुत सी रुकावटें भी दिखती हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में ये ज्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। मैं एक बार एक यंग औरत से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम तैयार करने के सपने देखे थे। हकीकत ये थी कि उसे रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने के पहले वो 3 घंटे तक तैर सके। शनिवार की रात को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपने टेस्ट के रिजल्ट पर भी ध्यान देना होता था। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी सुपर ह्यूमन एम्बिशन और बलिदान के पीछे क्या कारण है, तो उसने यही कहा, मैं इसे अपने लिए करती हूँ और उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्यार करती हूँ। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते, इनका तालमेल भी एक कारण या गोल हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था, तो ये गहरी इमोशनल इच्छाओं और अरुचियों का कॉम्बिनेशन है। मैं कुछ की लिस्ट बताऊंगा, पहले तो अपनी अरुचियों की, क्योंकि उन्हीं के कारण इच्छाएं पैदा होती हैं। मैं सारी जिंदगी जॉब नहीं करना चाहता था। मैं वो नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी जॉब सिक्योरिटी और सबब में घर में एक एम्प्लॉय नहीं बने रहना चाहता था। मुझे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि मेरे डैडी अपने करियर में इतने बिजी रहते थे कि वो मेरे फुटबॉल मैच देखने भी नहीं आ पाते थे। मेरे डैडी सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करते रहे,
और गवर्नमेंट ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ले लिया। मुझे इस बात से भी नफरत होती थी। अपनी मौत के बाद वे अपनी मेहनत की कमाई को अपने वारिस के लिए नहीं छोड़ पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं। अब इच्छाओं की बात, मैं दुनिया घूमना चाहता हूं और जिंदगी को मनचाहे तरीके से जीना चाहता हूं। मैं ऐसा अपनी ही जवानी में कर लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ आजाद होना चाहता हूं। मैं अपने समय और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरे गहरे छुपे हुए इमोशनल कारण है। आपके पास क्या कारण है? अगर वे बहुत ताकतवर नहीं है तो रास्ते में आगे निकलने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी। मैंने कई बार पैसा कमाया है और कई बार फिर से शुरू किया है, पर क्योंकि मेरे पास गहरे इमोशनल कारण थे इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ हूं और आगे बढ़ चला हूं। मैं 40 साल की उम्र तक आजाद होना चाहता था, पर इसमें मुझे 7 साल ज्यादा लग गए और मैं आखिरकार 47 साल की उम्र में आजाद हो सका। और बीच में मुझे कई सीखने वाले एक्सपीरियंस मिले। जैसा मैंने कहा है, काश मैं कह सकता कि ये आसान था। ये बिल्कुल आसान नहीं था, पर ये मुश्किल भी नहीं था। लेकिन बिना दमदार कारण या गोल के जिंदगी में हर चीज मुश्किल होती है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। नंबर 2, मैं हर दिन ऑप्शन चुनता हूं। चॉइस यानी चुनने की ताकत, ये मेन कारण होता है कि लोग एक आजाद देश में रहना चाहते हैं। हमें चुनने का अधिकार चाहिए। फाइनेंशियल रूप से जब हमारे हाथ में $1 भी आ जाता है तो ये हमारे हाथ में होता है कि भविष्य में अमीर, गरीब या मिडिल क्लास बनने का ऑप्शन चुने। हमारी खर्च करने की आदतें बताती हैं कि हम कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती हैं। बचपन में मुझे ये फायदा मिला कि मुझे मोनोपोली खेलना बहुत पसंद था। किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि मोनोपोली सिर्फ बच्चों के लिए है, इसीलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे जो मुझे एसेट और लायबिलिटी के फर्क को समझाते रहे। तो बहुत समय पहले अपने बचपन में ही मैंने अमीर बनने का ऑप्शन चुना और मैं जानता था कि मुझे सिर्फ इतना ही करना था कि एसेट, रियल एसेट को इकट्ठा करना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को एसेट वाला कॉलम विरासत में मिला था, पर उसे इसे बनाए रखना सीखना था। कई अमीर परिवार अपनी प्रॉपर्टी को अगली पीढ़ी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उनकी देखरेख के लिए किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ज्यादातर लोग अमीर न बनने का ऑप्शन चुनते हैं। 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत झंझट का काम है, तो वे इस तरह की कहावतें इजाद कर लेते हैं। पैसे में मेरी कोई रुचि नहीं है, या मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या फिर मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मैं जवान हूं, या मेरे पति या मेरी पत्नी फाइनेंशियल पहलू को संभालते या संभालती हैं। इन बातों के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये बोलने वाले से 2 चीजें लूट लेते हैं। एक तो है समय, जो आपका सबसे कीमती एसेट है, और दूसरा एजुकेशन। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप ये बहाना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाए। पर ये ऑप्शन हम हर रोज चुनते हैं। ये ऑप्शन कि हम अपने समय, अपने पैसे और अपने एजुकेशन के साथ हर दिन क्या करते हैं, यही ऑप्शन चुनने की ताकत है, यानी पावर ऑफ चॉइस। हम सभी के पास चॉइस होती है। मैं अमीर बनने का ऑप्शन चुनता हूं और मैं ये चॉइस रोज करता हूं। पहले एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। असल में आपके पास जो इकलौती असल एसेट है वो है आपका दिमाग, जो आपका सबसे पावरफुल टूल है। जैसा मैंने चॉइस की ताकत के बारे में कहा है, थोड़े बड़े हो जाने के बाद हम में से हर एक के पास ये चॉइस मौजूद होती है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। आप सारा दिन MTV देख सकते हैं, या गोल्फ मैगजीन पढ़ सकते हैं, या सिरेमिक्स की तलाश में जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में भी जा सकते हैं। चॉइस आपकी होती है। ज्यादातर लोग बस इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, पर इसके पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए जरा भी पैसे खर्च नहीं करते। मेरी एक दोस्त है जो कि एक अमीर औरत है। अभी हाल ही में उनके घर पर चोरी हो गई। चोर उनके घर से टीवी और VCR ले गए और किताबें जैसी की तैसी छोड़ गए। और हम सभी के पास इस तरह के ऑप्शन मौजूद होते हैं। एक बार फिर दोहरा दें,
90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और सिर्फ 10% लोग बिजनेस पर किताबें या फिर इन्वेस्टमेंट टेप खरीदते हैं। अब मैं क्या करता हूं? मैं सेमिनार में जाता हूं। मैं ऐसे सेमिनारों को पसंद करता हूं जो कम से कम 2 दिन लंबे हों, क्योंकि मैं सब्जेक्ट में पूरी तरह से डूब जाना चाहता हूं। 1973 में मैं टीवी देख रहा था और एक आदमी मेरे घर आया। वो 3 दिन के सेमिनार का ऐड कर रहा था कि किस तरह पैसा ना होते हुए भी रियल एस्टेट खरीदी जा सकती है। मैंने $385 खर्च किए और उस सेमिनार की टीचिंग मेरे इतने काम आई कि मैंने उससे कम से कम $20 लाख कमाए होंगे। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इससे मुझे नया जीवन मिला। मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा और इसका कारण होगा वो एक सेमिनार। मैं हर साल कम से कम ऐसे 2 सेमिनारों में जाता हूं। मैं ऑडियो टेप भी पसंद करता हूं, कारण कि मैं उन्हें तुरंत पीछे यानी कि रिवाइंड कर सकता हूं। मैं पीटर लिंच के टेप को सुन रहा था और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं पूरी तरह से असहमत था। हठी और क्रिटिकल यानी कि जिद्दी और क्रिटिकल होने के बजाय मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस 5 मिनट के पीस को, ऑडियो पीस को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज्यादा बार। पर अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्होंने वो बात क्यों कही थी। ये जादू की तरह था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े इन्वेस्टर के दिमाग की एक खिड़की खोल ली थी। उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस की गहराई में मुझे बहुत ज्यादा गहराई और सीख मिली। इसका नतीजा ये हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूं और मेरे पास उसी प्रॉब्लम या सिचुएशन को देखने का पीटर का तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास एक आइडिया होने के बजाय 2 आइडिया होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने का एक तरीका और जिसे जानना वैल्यूएबल है। आज मैं अक्सर कहता हूं कि पीटर लिंच इसे किस तरह करेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बफे या जॉर्ज सोरोस। मेरे पास उनके मेंटल स्ट्रेंथ तक पहुंचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनूं या उनकी लिखी हुई बातों को पढूं। जिद्दी या क्रिटिकल लोग अक्सर कम सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं, जो रिस्क उठाने से डरते हैं। अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गलतियां भी करनी पड़ती हैं। अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो एक बात तो तय है कि आप जिद्दी नहीं है। जिद्दी लोग किताबें कम ही पढ़ते हैं या टेप कम ही खरीदते हैं। उन्हें इनकी क्या जरूरत है? वे यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट है। ऐसे बहुत से बुद्धिमान लोग होते हैं जिनके सामने अगर कोई ऐसा नया विचार आ जाए जो उनके सोचने के तरीके से अलग होता है तो वे बहस करने लगते हैं। इस प्रोसेस में उनकी सो कॉल्ड बुद्धि उनकी जिद के साथ मिलकर अज्ञान बन जाती है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं, पर उनकी बैलेंस शीट अलग ही तस्वीर दिखाती है। जो इंसान असल में बुद्धिमान होता है वो नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना। अगर ये सही नहीं होता तो भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह नहीं दिए होते। बहुत से लोग अपने मुंह से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों और पॉसिबिलिटीज को समझने की कोशिश ही नहीं करते। सवाल पूछने के बजाय वे बहस करने लगते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में लॉन्ग टर्म नजरिया रखता हूं। मैं फटाफट अमीर बनने की मानसिकता में भरोसा नहीं करता, जो ज्यादातर लॉटरी खेलने वालों या कैसीनो के जुआरियों में पाई जाती है। मैं शेयर खरीद सकता हूँ, शेयर बेच सकता हूँ, पर मैं एजुकेशन के मामले में दूर की सोच रखता हूँ। अगर आप एक एरोप्लेन उड़ाना चाहते हैं तो मैं पहले आपको इसे सीखने की सलाह देना चाहूंगा। मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा शॉक्ड रह जाता हूँ जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीदते हैं पर अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते, जो कि उनका दिमाग है। सिर्फ 1 या 2 घर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन जाते। नंबर 3, अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। साथ रहने की ताकत। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से मैं नहीं चुनता हूं। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है, और ऐसे भी दोस्त हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूं और मैं पूरा मन लगाकर उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। मैं ये मानता हूं कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है, पर मेरी नजर उनकी दौलत पर नहीं बल्कि उनकी नॉलेज पर थी।
कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए, जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ। पर मैं आपको एक फर्क बताना चाहूंगा। मैंने ये पाया है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं, और मेरा मतलब ये नहीं है कि उन्हें पैसे का घमंड है। वे इस टॉपिक में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं उनसे सीखता हूं और वे मुझसे। मेरे वे दोस्त जो फाइनेंशियल दलदल में फंसे हुए हैं, वे पैसे, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनकी नजर में ऐसा करना मूर्खता या बेईमानी होता है। इसीलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में अरबों डॉलर कमाए हैं। उनमें से 3 ने एक ही एक्सपीरियंस बताया है। उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूछने कभी नहीं आए कि उन्होंने ऐसा किस तरह से किया है, पर वे उनसे 2 में से एक चीज या दोनों ही चीजों के बारे में मदद मांगने आए, कर्ज या नौकरी। चेतावनी, गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए। मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूं, पर वे जिंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। जब पैसे की बात आती है, खासकर इन्वेस्टमेंट की, तो उनकी नजर में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है। वे आपको हमेशा ये बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होगी। प्रॉब्लम यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग नेगेटिव विचारों को आंख मूंद कर मान लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं। जैसी एक पुरानी कहावत है, एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमति होती है। अगर आप CNBC देखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन देने वाले सोने की खदान है, तो उनके पास अक्सर सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स का एक पैनल होता है। एक एक्सपर्ट ये कहेगा कि मार्केट धराशायी होने वाला है, और दूसरा ये कहेगा कि मार्केट में उछाल आने वाला है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेंगे और अपने दिमाग को खुला रखेंगे, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे बहुत से करीबी दोस्त हैं जो मुझे किसी सौदे या इन्वेस्टमेंट से रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं। कुछ सालों पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि उसे अपनी जमा पूंजी पर 6% इंटरेस्ट वाला बॉन्ड मिल गया था। मैंने उसे बताया कि मैं गवर्नमेंट से 16% इंटरेस्ट कमा रहा हूँ। अगले ही दिन उसने मुझे एक आर्टिकल भेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा इन्वेस्टमेंट क्यों रिस्की था। मैं सालों से 16% इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, और वह भी 6% इंटरेस्ट ही ले रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि दौलत बनाने में सबसे मुश्किल चीज ये है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें और भीड़ के साथ चलने की इच्छा न रखें। मार्केट में आमतौर पर भीड़ सबसे बाद में आती है और इसीलिए हलाल हो जाती है। अगर फ्रंट पेज पर किसी बड़े सौदे की खबर छपी है तो ज्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी होती है। किसी नए डील की तलाश करें, जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं, हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, वे अक्सर धराशायी हो जाते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर एक लहर चली गई तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजीशन में कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो पॉपुलर नहीं है वो खरीदना उनके लिए डरावना होता है। डरपोक इन्वेस्टर उस भीड़ के झुंड की तरह होते हैं जो भीड़ के साथ ही चलती है, या उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार इन्वेस्टर प्रॉफिट कमाकर बाहर जा चुके होते हैं। समझदार इन्वेस्टर उस समय शेयर खरीदते हैं जब वो पॉपुलर नहीं होता। वे जानते हैं कि वे खरीदते समय प्रॉफिट कमाते हैं, बेचते समय नहीं। वे धीरज से इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं। किसी तैरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर लेते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल और इलीगल दोनों तरह की होती है, पर किसी भी तरह से देखें ये इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। अंदरूनी इंफॉर्मेशन रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण ये भी होता है क्योंकि पैसा यहीं बनाया जाता है। ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, एंटर कर लेते हैं और अगले गिराव के पहले बाहर निकल आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसे इलीगल तरीके से करें, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी, आप उतने ही कम रिस्क में उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। दोस्त इसीलिए होते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि भी है।
नंबर 4, किसी फॉर्मूले के एक्सपर्ट बन जाएं और फिर एक नया फॉर्मूला सीख लें। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फॉर्मूला होता है, चाहे वो उसके दिमाग में ही क्यों ना हो। यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है। इसीलिए पैसे को अक्सर डो भी कहा जाता है। डो यानी कि गुथा हुआ आटा जिसे हम रोटी बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है कि आप वो हैं जो आप हैं। मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूंगा। मैं कहता हूं कि आप वो बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कोई और टॉपिक पढ़ना चाहिए। जैसे टीचिंग की स्टडी कर लेने के बाद आप अक्सर टीचर बन सकते हैं और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता है। अपने स्टडी के टॉपिक को सावधानी से चुनें। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के पास वही एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वो है पैसे के लिए काम करो। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला यही है, जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और उठकर काम पर जाते हैं। पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक को बैलेंस करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं। यही उनका बेसिक फॉर्मूला या नुस्खा है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं या आप काफी नहीं कमा रहे हैं तो आपको अपने पैसे बनाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने वीकेंड की एक क्लास में हिस्सा लिया जिसका टाइटल था किस तरह रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स को खरीदें। मैंने एक फॉर्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए प्रिंसिपल्स को असली जीवन में आजमा कर देखना। यहां पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 सालों तक जब मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था, मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स को खरीदने की कला में माहिर होने की कोशिश करता रहा। मैंने उस फॉर्मूले से कई करोड़ डॉलर बनाए, पर आज ये बहुत धीमा फॉर्मूला है और फिर भी बहुत से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार मैं उस फॉर्मूले का एक्सपर्ट बन गया तो मैं दूसरे फॉर्मूलों की खोज करने लगा। कई क्लासेस में मुझे कोई नई जानकारी सीधे रूप में नहीं मिली, पर मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर सीखा। मैंने ऐसी बहुत सी क्लासेस में हिस्सा लिया है जो सिर्फ डेरिवेटिव्स डील्स के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी और कमोडिटी कॉन्शियस बार्गेन करने वालों के लिए और अराजकतावादियों के लिए ऑर्गेनाइज क्लासेस में भी गया हूं। मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुंच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहां न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस के एक्सपर्ट्स की भीड़ थी, पर मैंने वहां बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा मीनिंगफुल और फायदेमंद बन गया। ज्यादातर जूनियर कॉलेज और कम्युनिटी कॉलेज में फाइनेंशियल प्लानिंग या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को खरीदने के तरीकों पर क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है, तो मैं हमेशा एक ज्यादा तेज फॉर्मूले की खोज करता रहता हूं। इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूं, उतना कमाने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज की तेजी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि अक्सर आज आप जितना जानते हैं वो पुराना हो चुका है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। ये आर्ट अनमोल है। ज्यादा तेज फॉर्मूले ढूंढने में ये बहुत काम आती है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो बाबा आदम के जमाने में पैदा हुआ था। नंबर 5, खुद को सबसे पहले सैलरी दें। खुद पर डिसिप्लिन की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। आपको इसके पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि इन्वेस्ट करें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दें। खुद पर डिसिप्लिन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। यह खुद पर डिसिप्लिन की कमी ही है जिससे सैलरी बढ़ने पर लोग तुरंत मार्केट जाकर नई कार खरीद लेते हैं या फॉरेन टूर पर निकल जाते हैं। ये कहना मुश्किल है कि 10 स्टेप्स में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर सभी स्टेप्स में से इस स्टेप की विशेषता सबसे मुश्किल है। अगर ये आप में पहले से ही मौजूद ना हो तो
मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि खुद पर डिसिप्लिन की कमी की वजह ही वो सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को 3 ग्रुप में बांटता है, अमीर, गरीब और मिडिल क्लास। सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों में सेल्फ एस्टीम कम होता है और जो फाइनेंशियल प्रेशर को ज्यादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था, मैंने अपने अमीर डैडी से यह लेसन सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में कंट्रोल और डिसिप्लिन की कमी होती है। जिन लोगों में टॉलरेट करने की शक्ति की कमी होती है, वे अक्सर उन लोगों का शिकार हो जाते हैं जिनमें सेल्फ डिसिप्लिन होता है। मैं जिन बिजनेस क्लास में पढ़ाता हूं, वहां मैं लोगों को लगातार ये याद दिलाता हूं कि वे अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर अपना ध्यान फोकस ना करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर फोकस करें। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 3 मेन मैनेजमेंट स्किल्स हैं। नंबर 1, कैश फ्लो का मैनेजमेंट। नंबर 2, लोगों का मैनेजमेंट। नंबर 3, पर्सनल समय का मैनेजमेंट। मैं ये कहूंगा कि ये 3 स्किल्स सिर्फ बिजनेस शुरू करने वालों के ही नहीं, बल्कि सभी के काम की हैं। ये तीनों आपके लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। इंसान के रूप में, परिवार के मेंबर के रूप में, बिजनेस में, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, शहर या देश में। ये सभी स्किल्स सेल्फ डिसिप्लिन को साधने से बढ़ जाती हैं। मैं खुद को सबसे पहले पैसे दें इस प्रिंसिपल को हल्के से नहीं लेता। जॉर्ज क्लासन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, इसमें खुद को सबसे पहले पे करें का स्टेटमेंट सबसे पहले आया था। इस बुक की करोड़ों कॉपी बिक चुकी हैं, पर हालांकि करोड़ों लोग इस जबरदस्त जुमले को दोहराते हैं, पर बहुत ही कम लोग इस सलाह को फॉलो करते हैं। जैसा मैंने कहा है कि फाइनेंशियल एजुकेशन नंबर 1 पढ़ने की काबिलियत देती है और नंबर 1 कहानी बता देती है। किसी आदमी के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखकर मैं तुरंत ही देख सकता हूं कि जो लोग खुद को सबसे पहले पे करें के प्रिंसिपल्स का राग अलापते रहते हैं, वे दरअसल इसे कितना फॉलो करते हैं। एक बार फिर हम ऐसे लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तुलना करेंगे जो खुद को सबसे पहले पे करते हैं और जो ऐसा नहीं करते। इसके लिए कैश फ्लो की समझ जरूरी है, जिससे कहानी बताई जाती है। ज्यादातर लोग नंबर देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं, तो आपको जल्द ही ये पता चल जाएगा कि कहां गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं, पर इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसे गवर्नमेंट की मदद की जरूरत क्यों होती है। जो आदमी खुद को सबसे पहले पे करता है, हर महीने अपने मंथली खर्चों को चुकाने से पहले वे अपने एसेट वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोगों ने क्लासन की बुक पढ़ी है और खुद को सबसे पहले पे करे का प्रिंसिपल समझा है, पर हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में पे करते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूं जो अपने बिल्स को सबसे पहले चुकाने में गंभीरता से विश्वास करते हैं, और मैं ये भी सुन सकता हूं कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या अपने बिल ना चुकाएं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप वही करें जो ये बुक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दें। ऐसा आदमी जो हर एक को पहले चुकाता है, आखिर में एक्सपेंसेस, टैक्स, किराया, खाना, उसके पास अक्सर कुछ नहीं बचता। मेरी पत्नी और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर हैं, जिन्हें शुरू में हमारे इस खुद को सबसे पहले पैसा दे प्रिंसिपल से बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसका कारण ये है कि ये फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी दरअसल वही करते हैं जो जनता करती है, यानी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं। वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे भी महीने आए हैं जब किन्हीं कारणों से मेरा कैश फ्लो मेरे बिल से काफी कम रहा है, फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसा दिया है। मेरे अकाउंटेंट और बुक कीपर चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे, वे लोग बिजली काट देंगे। मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसा दिया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी बारे में है, खुद पर डिसिप्लिन की ताकत और सहन शक्ति के बारे में। इसे बोलचाल की भाषा में जिगरा भी कह सकते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने मेरे जॉब के पहले महीने में मुझे बताया था कि ज्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं। पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ, वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते हैं।
एक सेल्स क्लर्क कहता है कि आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे बढ़े चलो, घर खरीदने पर गवर्नमेंट आपको टैक्स में एग्जम्पशन देती है। पूरी बुक दरअसल इसी बारे में है। आप में कैश फ्लो के खिलाफ जाने का और अमीर बनने का जिगरा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमजोर ना हो, पर जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का हौसला पस्त होने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार बने। मुझ पर ज्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं। मैं अपनी इनकम को कम से कम इसलिए करता हूं क्योंकि मैं इसे गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता। इसलिए आप में से जिन लोगों ने द सीक्रेट्स ऑफ द रिच नाम का वीडियो देखा होगा, उन्हें मैं ये बता दूं कि मेरी इनकम नेवादा के कॉर्पोरेशन के जरिए मेरे एसेट वाले कॉलम से आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो गवर्नमेंट इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिल सबसे आखिर में चुकाता हूं, पर मुझ में इतनी फाइनेंशियल समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूं। मैं कंज्यूमर लोन को पसंद नहीं करता हूं। मेरे पास इतनी लायबिलिटीज हैं जो 99% लोगों से ज्यादा हैं, पर मैं उन्हें नहीं चुकाता हूं, बल्कि दूसरे लोग मेरी लायबिलिटीज को चुकाते हैं। वे मेरे किराएदार या टेनेंट कहलाते हैं। तो खुद को पैसा देने का रूल ये है कि कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिल्स को सबसे आखिरी में चुकाता हूं, पर मैं सिर्फ कुछ अनइम्पॉर्टेंट बिल्स ही आखिरी के लिए बचा करके रखता हूं। दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है, तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूं। मैं कर्ज देने वालों और गवर्नमेंट को चीखने देता हूं जब वे सख्त होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे इंस्पायर कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज्यादा पैसा कमाऊं। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता हूं। मेरी पत्नी और मेरी क्रेडिट बहुत अच्छी है। हम सिर्फ प्रेशर में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही उसके लिए अपने स्टॉक्स को बेचते हैं। इसमें बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब ये है, एक, ऐसे बड़े कर्ज में न फंसे जिसे आपको चुकाना हो। अपने खर्चों को सीमित रखें। अपने एसेट को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। रैट रेस में फंसे रहना समझदारी नहीं है। 2, जब आपके पास पैसा कम हो तो प्रेशर को बढ़ने दें और अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को खर्च ना करें। उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल टैलेंट को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप ज्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स को चुकाने के नए तरीकों के बारे में सोच सकें। इससे ज्यादा पैसा कमाने की आपकी एबिलिटी भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज्यादा डेवलप होगी। मैं कई बार फाइनेंशियल भट्टी में तपा हूं, पर मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज्यादा इनकम हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरे एसेट वाले कॉलम को कोई नुकसान ना पहुंचे। मेरा बुक कीपर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गया, पर मैं उस तरह का सिपाही था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती हैं। एक आम बुरी आदत है सेविंग्स में से पैसे निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि सेविंग्स को ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि बिल्स चुकाने के लिए। मैं जानता हूं कि यह मुश्किल लगता है, पर जैसा मैंने कहा, अगर आप अंदर से सख्त नहीं है तो दुनिया आपको इधर से उधर धकेलेगी। अगर आप फाइनेंशियल प्रेशर पसंद ना करते हो तो एक ऐसा फॉर्मूला खोज लें जो आपके लिए कारगर साबित हो। एक अच्छा फॉर्मूला यह होगा कि खर्च कम किए जाएं, पैसे को बैंक में रखा जाए, ज्यादा इनकम टैक्स चुकाया जाए, सेफ म्यूचुअल फंड्स खरीदे जाएं और एवरेज बने रहने की कसम खाई जाए। पर ये खुद को सबसे पहले पे करें प्रिंसिपल्स को तोड़ देता है। हम इंफॉर्मेशन के युग में रह रहे हैं। इंफॉर्मेशन बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको इंफॉर्मेशन तो देगा ही, आपको एजुकेट करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए ऐसा करने के इच्छुक हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मैं आज भी उनके साथ हूं। मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूं वो मेरे द्वारा उसकी इंफॉर्मेशन से कमाए गए पैसों से बहुत छोटा हिस्सा होती है। मैं इसे पसंद करता हूं जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है। जैसे उस समय जब मैंने खाली जमीन के टुकड़े को $9,000 में खरीदा था
और तुरंत इसे $25,000 में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूं। ब्रोकर आपके मार्केट की आंख और कान है। वे हर रोज वहां होते हैं और इसलिए मेरी वहां कोई जरूरत नहीं होती। उसके बजाय मैं गोल्फ खेल सकता हूं। इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई खास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूं, जबकि इस समय को मैं ज्यादा पैसा कमाने और अपने करीबी लोगों के साथ रहने में इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे बहुत मजेदार लगता है कि इतने ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास लोग रेस्टोरेंट में खराब सर्विस के बावजूद 15 से 20% तक टिप देते हैं। So you were listening, right? So I will not explain much. He's explaining in a much good manner. बहुत अच्छे से समझा रहे हैं. So I hope पहले आप पैसा खुद को देंगे. इसको आसान भाषा में समझाऊँ तो आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले आप पहले कैसे इन्वेस्ट करें. सबसे पहले अपना कुछ पोर्शन निकालें, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, जैसे स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, जो आपको रिटर्न दे, और उसके बाद आपके बिल पे करें. तो पहले आपने अपने एसेट वाले कॉलम में डाल दिया जो आपको रिटर्न देगा. अगर आपने एफडी करा ली, एफडी के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है. सो सपोज आपने स्टॉक में डाल दिया, आपने स्टडी कर रखा है एक स्टॉक की, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, उसमें डाल दिया महीने के स्टार्टिंग में. या आपने कोई म्यूचुअल फंड ढूंढा हुआ है, आपने उसमें डाल दिया. अब आपने अपना पैसा जितना आपका था वो पहले इन्वेस्ट कर दिया, पहले वो एसेट वाले कॉलम में डाल दिया. अब जो बाकी बचा है उससे अपने बिल पे करो, महीने के खर्च लो. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वो एसेट वाला कॉलम हर महीने बढ़ाते जाएंगे. अगर आप वो हर महीने बढ़ाते जाएंगे तो एट द एंड ऑफ इट कुछ सालों बाद वो बहुत बड़ा कॉलम हो जाएगा. सो ये है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं. और वो क्या कहना चाह रहा था, यही कह रहा था वो, कि जब आपकी सैलरी आती है सबसे पहले खर्च मत करो. खर्च करना बाद में, पहले ये दिमाग लगाओ कि उसे डालना कहाँ है. सो ये हो गया अपना खाना. अभी अपन ऐश गार्ड, ऐश गार्ड, इसका जूस पियेंगे अपन. पता है ना ऐश गार्ड क्या होता है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है. अगर आपको नहीं पता तो पता करो कि ऐश गार्ड क्या चीज़ है. दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन फ्रूट्स में से एक फ्रूट है ऐश गार्ड. सो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, मिक्सी में डाल के सिंपल नमक और नींबू डाल के घुमा देंगे. हालांकि मैं ज़्यादा नमक डाल नहीं चाहता, बट पता नहीं क्यों फिर भी डाल देता हूँ. इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ दो. और नींबू हमारे पास है. इतने बड़े नींबू को बीच में से नहीं काटेंगे अपन, काटेंगे एक छोटा सा पोर्शन. और उस छोटे से पोर्शन से अब हम निकालेंगे रस. आजा बेबी आजा. उससे हमें निकालेंगे रस, क्योंकि बहुत बड़ा नींबू और इसमें बहुत ज़्यादा रस है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं. डन ब्रो, निकाल दिया मैंने सारा जूस. थैंक यू ब्रो. मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और आप हंस रही है कमोजी. आप कैसी लड़की है कमोजी, तुम्हें कैसी लगती है? यही तो सुनना था ब्रो. चलो सी यू गाइस. अब भाई अपन अपना ब्रेकफास्ट करेगा. सो सी यू टुमारो मे बी. GoPro, stop recording.